हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 बायोलॉजी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम में एक बायोलॉजी का पेपर देना है और आप क्लास 12 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के 3 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को उनके आंसर के साथ देखेंगे। यानी कि हमने लघु उत्तरीय प्रश्न को लिया है और उनका आंसर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लास 12 बायोलॉजी में लघु उत्तरीय प्रश्न का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ये 36 नंबर का पूछा जाता है बायोलॉजी में। ठीक है, केवल लघु उत्तरीय प्रश्न ही 36 नंबर का पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ऐसे धीरे धीरे सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को तैयार करना है तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए, मैं अपलोड करता रहता हूं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसमें आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। वो वाला वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, हम 3 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, 3 अलग अलग चैप्टर से क्लास 12 बायोलॉजी की। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न कि टिप्पणी कीजिए भक्षी कोशिका। हम आंसर के साथ देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, भक्षी कोशिका क्या होती है, फाइगोसिटिक सेल क्या होती है, ठीक है, इस पर आपको टिप्पणी करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सिर्फ आपको समझाना है इतना, ठीक है, आपको समझाना है कैसे इसमें क्या होता है। तो सिंपली समझिए, भक्षी कोशिका किसे कहते हैं। तो श्वेत रुधिराणु में पादापों द्वारा भ्रमण करने की क्षमता पाई जाती है। यानी कि जो श्वेत रुधिराणु होते हैं, श्वेत रुधिराणु का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, WBC। WBC का मतलब व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, यानी कि श्वेत रुधिराणु, ठीक है। अब श्वेत रुधिराणु में भी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो श्वेत रुधिराणु हमने डायरेक्ट इसको ले लिया है। तो देखिए, श्वेत रुधिराणु में पादापों द्वारा भ्रमण करने की क्षमता पाई जाती है। इनमें स्टूडेंट पादाप पाए जाते हैं जिनके द्वारा श्वेत रुधिराणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये रक्त के बहाव की उल्टी दिशा में भी भ्रमण कर सकते हैं। यानी कि जो श्वेत रुधिराणु होते हैं, WBC होती हैं, वो खून की बहाव के उल्टी दिशा में भी भ्रमण कर सकती है, ठीक है। आगे देखिए, कुछ श्वेत रुधिराणु ऊतकों में जाकर अधिकांश श्वेत रुधिराणु जीवाणुओं, विषाणुओं, विष पदार्थों, टूटी फूटी कोशिकाओं तथा अन्य अनुपयोगी निर्जीव कणों को का अपने पादापों द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कोशिका भक्षण कहते हैं तथा श्वेत रुधिराणु को भक्षी कोशिका कहते हैं। यानी कि अब हमसे कोई पूछे कि श्वेत रुधिराणु यानी कि भक्षी कोशिका क्या होती है, तो आप कह सकते हैं कि श्वेत रुधिराणु को ही भक्षी कोशिका कहा जाता है, WBC को, ठीक है। अगर पूछे इसका आप बताइए किस प्रकार से कार्य करता है, तो देखिए, जो WBC होती है स्टूडेंट, ये हमारे ब्लड में पाई जाती है। देखिए, श्वेत रुधिराणु में पादाप और इसमें पादाप पाए जाते हैं, ठीक है, तो पाए जाते हैं जिनसे ये क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, ठीक है। यानी कि श्वेत रुधिराणु में पादाप पाए जाते हैं जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं हमारे WBC में। अब WBC में क्या होता है, ये रक्त के बहाव की उल्टी दिशा में भी भ्रमण कर सकते हैं। तो WBC हमारा एक प्रकार का व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स है, ठीक है, यानी कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। अब देखिए, कुछ श्वेत रुधिराणु ऊतकों में जाकर, तो इनमें होता क्या है कि जो हमारा ये श्वेत रुधिराणु है, ये हमारे ऊतक द्रव्य में चला जाता है, ठीक है, हमारी त्वचा के ऊतक द्रव्य में चला जाता है। तो क्या होता है, ऊतकों में जाकर ये जो इसमें ऊतक में हमारे जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, विष पदार्थ होते हैं, या फिर टूटी फूटी कोशिका होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जीवाणु विषाणु, उनका ये क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। अपने पादाप, इनके जो स्यूडोपोडिया पाई जाती है, उनसे ये इनका भक्षण कर लेते हैं जीवाणु विषाणु का। यानी कि एक प्रकार से ये हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है, द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कोशिका भक्षण। यानी कि जब ये कोशिका श्वेत रुधिराणु किसका भक्षण करेगी, जीवाणुओं विषाणुओं का भक्षण करेगी जो कि हमारे ऊतक में उपस्थित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे हम कोशिका भक्षण। और जो श्वेत रुधिराणु इनका भक्षण करेगा उसी को हम कहेंगे भक्षी कोशिका। समझ में आया? तो एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड में श्वेत रुधिराणु पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, ये ब्लड की उल्टी दिशा में भी बह सकते हैं, ठीक है। अब जो श्वेत रुधिराणु होते हैं वो हमारे ऊतक द्रव्य में चला जाते हैं। तो जब वो ऊतकों में जाकर जो ऊतक में स्टूडेंट जीवाणु विषाणु या फिर विष पदार्थ होते हैं या फिर टूटी फूटी कोशिकाएं ही होती हैं, उनका क्या करते हैं, अपने पादापों से ये अंतर ग्रहण कर लेते हैं। व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स यानी कि श्वेत रुधिराणु के अंदर पादाप पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम कोशिका भक्षण कहते हैं और जो श्वेत रुधिराणु उनका भक्षण करता है उसी को हम भक्षी कोशिका कहते हैं। समझ में आया? अब ये आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो
तो चलिए हम देखते हैं अपना दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संकर ओज पर टिप्पणी कीजिए। संकर ओज क्या होता है? संकरण तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा था कि दो प्रजातियों का जब आपस में कराया जाता है, ठीक है, तो संकरण कहलाता है। तो देखिए संकर ओज क्या होता है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न आनुवंशिक संगठन युक्त दो या दो से अधिक जातियों में मौजूद लक्षणों को एक ही जात में विकसित करने की विधि को संकरण कहते हैं। यानी कि एक सिंपल सा ये टॉपिक है आपका, संकरण क्या है। देखिए, भिन्न भिन्न आनुवंशिक संगठन युक्त दो या दो से अधिक जातियों में मौजूद लक्षण को, मान लीजिए ये एक जाति है, ये एक जाति है, ठीक है। अब इसमें एक लक्षण है और इसमें दूसरा लक्षण है, इसमें दूसरा लक्षण है, ठीक है। तो अब कहा क्या जा रहा है, समझिए। भिन्न भिन्न आनुवंशिक संगठन युक्त दो या दो से अधिक जाति, मान लीजिए ये दो या दो जाति हैं, ठीक है, में मौजूद लक्षण को, ये दोनों लक्षण है, ठीक है। अब क्या किया गया है, इनको कर दिया गया है दोनों को एक ही जात में विकसित करने की विधि को संकरण कहते हैं। एक ही जाति में अगर इन दोनों को विकसित कर दिया जाए, इनको भी और इनके लक्षण को भी, दोनों लक्षण को एक ही जाति में विकसित कर दिया जाए, इस विधि को संकरण कहते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त हुई जाति को संकर ओज कहते हैं। इन दोनों को आपस में संकरण कहेंगे। जब ये दोनों का लक्षण आपस में मिलेगा तो इसे हम कहेंगे संकरण, और इसको हम लोग कहेंगे, इस जो बना है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे संकर ओज, ठीक है। यानी कि सिंपल है, जब दो जातियों के लक्षण को आपस एक ही जाति में विकसित करा दिया जाए, इसे हम लोग संकरण कहते हैं, और जो विकसित हुआ है उसे हम संकर ओज कहते हैं, ठीक है। एक बार पुनः हम इसे समझाते हैं आपको कि संकर ओज पर टिप्पणी कीजिए। संकर ओज क्या होता है? भिन्न भिन्न आनुवंशिक संगठन युक्त दो या दो से अधिक जातियों में मौजूद लक्षणों को एक ही जाति में विकसित करने की विधि को संकरण कहते हैं। यानी कि दो जातियां हैं, इनके अंदर अलग अलग लक्षण मौजूद है, ठीक है। अब इन दोनों लक्षणों को, दो जातियों के दो अलग अलग लक्षणों को एक ही जाति में यहाँ पर विकसित किया गया, इनके लक्षण को यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इसको हम कहेंगे संकरण, इन दोनों के आपस में मिलने को, ठीक है, संकरण कहा गया। अब जब ये जो बना स्टूडेंट, इसी को हम कहेंगे संकर ओज, जिसमें दोनों के लक्षण उपस्थित होंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप संकर ओज की डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अपना तीसरा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न और उसका आंसर। चलिए अब स्टूडेंट, अगला हमारा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा अगर आप क्लास 12 में हैं तो। देखिए क्या है, ये हमारे लास्ट चैप्टर का है बायोलॉजी के, कि अम्लीय वर्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जो आपकी एसिडिक रैन होती है, अम्लीय वर्षा होती है, क्यों होती है, किन गैसों के कारण होती है, और किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होता है, हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे इस टॉपिक को, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, अम्लीय वर्षा होती क्या है? प्राकृतिक ईंधन के जलने से अनेक पदार्थों के ऑक्साइड, विशेषकर गंधक, नाइट्रोजन आदि के जलवाष्प के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक ईंधन है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और कई ईंधन है, तो प्राकृतिक ईंधनों के जलने से अनेक पदार्थों के ऑक्साइड, कई पदार्थों के ऑक्साइड है, ठीक है, गंधक मतलब सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन आदि के जलवाष्प के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो कुछ अम्ल बनाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये प्रोसेस इनकी होती है, ठीक है। अभी अम्लीय वर्षा का आपको सही सही डिफिनीशन मिलेगा। देखिए, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्या है, गंधक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड से SO3 भी बनता है और H2SO4 का बनना, SO2 से सल्फर डाइऑक्साइड से SO3 तथा H2SO4 का बनना, एक अम्ल हो गया H2SO4, समझ में आ रहा होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है। आगे देखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जैसे NO2, ठीक है, इससे HNO3 का बनना है। HNO3 क्या है, एक नाइट्रिक अम्ल है। देखिए ये भी अम्ल बन रहा है, ये भी अम्ल बन रहा है, आदि का बनना, ठीक है। अब यही अम्ल क्या होंगे, जब ये अम्ल जो बने हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यही जब ये अम्ल अधिक आर्द्रता में जल के साथ वर्षा के रूप में गिरते हैं तो इसी को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। यानी कि अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है मेनली, ठीक है, और भी गैसें हैं। तो देखिए हम एक बार पुनः आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं, अम्लीय वर्षा है क्या। देखिए, प्राकृतिक ईंधनों के जलने से अनेक पदार्थों के ऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया, जैसे गंधक, सल्फर, नाइट्रोजन आदि के जलवाष्प के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं। आगे देखिए, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से SO3 या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अम्ल बना। अभी यहाँ यही अम्ल जो है जल के साथ गिरेगा, इसे ही हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। सेकंड देखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 से HNO3 आदि का बनना, ऑक्साइड से अम्ल बन गया और यही अम्ल जल के साथ गिरेंगे। देखिए, जब ये अम्ल, ये दोनों अम्ल जैसे हैं, तो जब ये अम्ल अधिक आर्द्रता में जल के साथ
ऊपर से जो जल गिरता है उसके साथ जब वर्षा के रूप में गिरते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। 2 गैसेस के लिए एक गैस जिम्मेदार है SO2 NO2। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। 3 मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के लिए इंक्लूड किए हैं, 3 जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। इन तीनों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जब आपके बोर्ड एग्जाम में 36 नंबर का पूछा जाएगा तो आपको कई लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करने होंगे। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ चुका होगा। कोई अगर और भी टॉपिक है आपके दिमाग में, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए।